हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के लिए इतिहास का टॉपिक, दैट इज़ यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति और यूरोप में जो समाजवाद आया था वो हम पढ़ेंगे। ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 22 25 अगस्त की जो वर्कशीट है। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले आज पढ़ेंगे दैट इज समाजवाद। समाजवाद क्या था? सोशलिज्म जिसको बोला जाता है। तो इस शब्द का प्रयोग अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य से और संदर्भ से किया जाता रहा। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है। ठीक है, उसके बाद में है समाजवाद के कुछ विशेषताएं। ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है? समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण जो है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं, कुछ लोगों के हाथ में नहीं, या तो जो समाज है उसके हाथ में हो या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। समाजवाद में राज्यों के नागरिकों पर कर्तव्य, सभी को समानता का अधिकार दिलाना था, तो उनमें कर्तव्यों और अधिकारों का जो वितरण है उसके ऊपर भी विचार किया गया। समाजवाद के आने के कारण जो मजदूर थे उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी पहले से। अब बात करते हैं कि यूरोप में समाजवाद आने के कारण क्या थे, परिस्थितियां क्या उत्पन्न हुई, समाजवाद आने से पहले क्या क्या कारण जो थे वो पैदा हुए उनके अंदर। ठीक है, सो पहले ही थी फ्रांसीसी क्रांति। जो फ्रांसीसी क्रांति आई थी उसके कारण जो समानता, भाईचारा, न्याय जैसी कुछ जो इमोशंस थे, जो विचार थे लोगों में फैलना शुरू हो गए। उसके बाद में सामंतवाद जो था वो कमजोर होना शुरू हो गया। ठीक है, एक के बाद दूसरा जो बनता जाता है वो पीढ़ीवादी जो चीजें होती हैं वो खत्म हो गई और नए राष्ट्र जो है उनका उदय होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद में है जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, पहले क्या होता है, कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टीज होती थी। आजकल के अब वो क्या थी, उन दोनों में से कोई जीतता था। आजकल क्या, बसपा अलग से है, आप वाले अलग से हो चुके हैं। ठीक है, अलग अलग पार्टीज बनी स्टार्ट हो चुकी है। तो वो सामंतवाद का अंत ही है, यानी कि कुछ लोग ही नहीं है कि ये नहीं तो वो शासन करेगा। अब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आने के कारण मजदूरों की संख्या जो थी उसमें संख्या और अवस्था में बहुत बदलाव हो गया। औद्योगिक क्रांति के कारण जो मजदूर थे उनकी जो दशा है और उनकी संख्या है उसमें काफ़ी जो चेंजेस देखने को, बदलाव देखने को मिला और उनके पूंजीपतियों के साथ उनका वर्ग संघर्ष है वो बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद में है विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार के मध्यम वर्ग जो है उसका उदय होना शुरू हो गया। पहले क्या होता था, इससे पहले या तो बहुत गरीब होते थे या बहुत अमीर होते थे, बट इसके साथ ही हमारे पास क्या आ गए, एक मीडियम क्लास, मिडिल क्लास, यानी कि मध्यम वर्ग के लोग भी आने शुरू हो गए। उसके अलावा जो समाजशास्त्री थे, कार्ल मार्क्स थे, फ्रेडरिक एंजल थे, हीगल थे जैसे, ठीक है, उनका प्रभाव भी लोगों के ऊपर आना शुरू हो गया। उसके बाद में यूरोप में बदलते हालात, कैसे यूरोप में हालात बदले, तो वहाँ के जो लोग हैं वो तीन जो कमेटीज थी, तीन जो ग्रुप थे उनके अंदर डिवाइड हो गए, तीन। ठीक है, तो पहले थे पुरातनवादी, कंजर्वेटिव जिनको बोला जाता है, जो अपने पुराने शासन तंत्र यानी कि राजतंत्र और सामंतवाद इदी राजनीति व्यवस्था को समर्थक थे, यानी कि जो पहले सामंतवादी या जो पहले का जो शासन तंत्र होता था उसका वो सपोर्ट करते थे। बट उसके बाद में रेडिकल आ गए। रेडिकल क्या बोलते थे कि आबादी के बहुमत से, जैसे आजकल वोटिंग होती है ना, तो आबादी के बहुमत से ही जो शासक है उसका चुनाव होना चाहिए और संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही है, इसका उन्होंने विरोध किया। बट ये जो रेडिकल थे ना, इन्होंने ये बोला था, रेडिकल ने, कि सिर्फ आदमी जो है वो जो अपना मत है, बहुमत है वो दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, पर जो औरतें हैं वो अपना वोट नहीं दे सकती। उसके बाद आए उदारवादी। उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, यानी कि वंश एक पीढ़ीवादी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानून शासन व्यवस्था चाहते थे। वो न्यायपालिका यानी कि जजेस, एक न्यायपालिका बननी चाहिए, ग्रुप ऑफ जजेस जो काफ़ी पढ़े लिखे हों, जिन्हें तजुर्बा हो, वैसे लोग चाहिए थे उनको, जिनको ट्रेन किया गया हो, सिखलाई ली हो। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने, जो शासन था वो चाहते थे कि वो धर्म के स्थान पर जो संविधान है उसके द्वारा नियंत्रित हो। और इन लोगों ने ये भी बोला था कि जो वोट डालने का अधिकार है वो आदमी और औरतों दोनों को मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अब पहला है, समाजवाद किन बातों पर विचार करता था? समाजवाद के अनुसार पहली बात है कि सभी को काम पाने का अधिकार है। समाजवाद में समाज वर्गहीन होता था, कोई वर्ग जो है वो उसको नहीं मानते थे। अमीर गरीब के बीच का अंतर कम से कम होता था। इसी कारण से समाजवाद निजी संपत्ति का विरोध किया था। उन्होंने उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार हो, ये चीज़ भी उन्होंने बोली थी, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ अर्जन नहीं, बिल्कुल समाज का कल्याण करना हो। ये चीज़ें जो है इसके ऊपर डिस्कस की जाती थी। बेसिकली समाजवाद तो वो समाज को साथ लेके चलने वाला था, यानी कि समानता सबको दिलाने वाला था। ठीक है, उसके बाद में समाजवाद में धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करती है, तो उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य लाभ अर्जन नहीं बल्कि समाज
समाज का कल्याण होता है। इसमें अमीर गरीब के बीच का अंतर कम से कम अंतर होता है, इसी कारण समाजवाद जो है उसने निजी संपत्ति का विरोध भी किया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। सो पहला है हमारे पास फ्रांसीसी क्रांति के कारण समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में चलना, सामंतवाद का कमजोर होना, नए जो शासन था नए के उदय की भावना। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष जो था उनका वो बढ़ गया था। विज्ञान की नवीन खोज, यातायात के साधनों के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग तेजी से उदय होना, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, हीगल जैसे समाजशास्त्रियों का भी जो प्रभाव है वो देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि रेडिकल यानी कि अमूल परिवर्तनवादी और लिबरल यानी कि उदारवादी जो वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे। तो पहले बात करते हैं उदारवादी की। लिबरल जो थे, उदारवादी वंश के जो शासक थे यानी कि वंश के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानून शासन व्यवस्था चाहते थे। वे चाहते थे कि शासन धर्म आधारित ना होकर संविधान आधारित हो। ठीक है, रेडिकल्स जो थे इस विचारधारा के समर्थक बहुत मत पर आधारित जो सरकार है उसका पक्ष रखते थे या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे, यानी कि किसी को भी विशेष अधिकार ना दिए जाए, सबके साथ समानता रखें। ठीक है, यह समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्राचीन रूढ़ियों के यह विरोधी थे। यह राजा के दैवी शक्ति के सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखते थे तथा राजतंत्र को नष्ट करने के लिए क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के पक्ष में थे। फ्रांस और पेरिस कम्यून की स्थापना का श्रेय इसी विचारधारा के समर्थकों को जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर है कि आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो पहला था बड़े बड़े पूंजीपति अधिक मुनाफा कमाने की इच्छा से मजदूरों का शोषण करना आरंभ करते थे। ठीक है, मजदूरों का शोषण भी करते थे। मजदूरों को कम वेतन दिया जाता था, कारखानों में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, यहाँ तक कि बच्चों व स्त्रियों के जीवन के से भी खिलवाड़ करने में वे नहीं चूकते थे, यानी कि जो पूंजीपति थे वो स्त्रियों और बच्चों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ करते थे। तो ये थी हमारी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 जो 25 अगस्त की वर्कशीट है कक्षा 9 के लिए।